डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आज के क्लास में मैं बात करूंगा क्लास 12 फिज़िक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया है। आज जो बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया, उस क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन हम लोग फाइनल एनालिसिस करेंगे। और वैसे मूड नहीं था ये बनाने का, क्योंकि मेरे गेस्ट पेपर से डायरेक्ट 45 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैंने घर आके मिलाया, तो 45 से 50 डायरेक्टली मेरे गेस्ट पेपर से हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और यूट्यूब चैनल पे, विद्यानेस्ट के यूट्यूब चैनल पे मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे गेस्ट पेपर से है और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे गेस्ट पेपर से है। और लगातार ये 5वां साल है जबकि इतना गेस मेरे लड़ा है, कंटिन्यू 100% लड़ता आ रहा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माइटी फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। और बड़ा खुशी होता है अगर इस तरह का कोई अचीवमेंट आता है तो। और सिवान में स्टूडेंट कहीं भी पढ़ते हों, किसी भी फिज़िक्स के टीचर के पास पढ़ते हों, एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में मेरा ही फिज़िक्स का गेस्ट पेपर होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू ये 5वां साल है जबकि लड़ता आ रहा है। बाकी एग्ज़ाम के बाद तो सारे टीचर आके बोलते ही हैं मेरा लड़ गया। जो 3 यूनिट 4 यूनिट पढ़ाता है वो भी आके बोलता है कि मेरा 100% लड़ गया है। एनीवे, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे सर भेज दीजिए, एक बार मिलाया जाए कि कितना सही हुआ है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? व्हाट इज प्रोड्यूस बाय इंडक्शन कॉइल? सो इंडक्शन कॉइल क्या प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाएगा। इंडक्शन कॉइल प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज। सो हाई वोल्टेज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पहला। दूसरे का आंसर, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है उसने बिल्कुल सही लगाया है, B²/2μ0। ये होता है मैग्नेटिक, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी B²/μ0 होता है। और इलेक्ट्रिक पूछा रहता तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर रहता है। सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एकदम सही लगाया गया है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर? तो हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है? तो ये आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर डी एस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन डी एस एरिया विल बी। तो बी डॉट डी एस होता है, और जब ओपन करेंगे तो बी डी एस कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ई डी एस कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक है तो बी डी एस कॉस थीटा। सो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, बी डी एस कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। कैसे होता है देख लीजिए। फॉर्मूला होता है एक्स सी इक्वल टू 1/ω/c। ओमेगा क्या होता है? 1/ω होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। ठीक है, सी क्या होता है? सी होता है 2 पाई तो एक नंबर है, सी होता है Q/V। तो ये होगा कूलम पर वोल्ट, और वोल्ट पलट के ऊपर जाएगा और बटे में कूलम। और ये होता है फ्रीक्वेंसी 1/सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को, कूलम पर सेकेंड को हम बोलेंगे कूलम पर सेकेंड, यानी Q/T। ये होता है I के बराबर, और ये हो जाएगा एम्पियर। तो कूलम पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं एम्पियर। तो ये आया वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर ओम के बराबर होता है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कल सिवान नहीं जाना है, संडे है। मंडे को स्मार्ट बोर्ड पे बनेगा बहुत अच्छा। फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि अभी चाहिए, तो भेज दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही परेशानी है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो एक्स सी इक्वल टू 1/ω/c, और 1/ω का मतलब होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी और सी।
सो सी का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्यू अपॉन वी। क्यू होता है कूलम हो जाएगा चार्ज का, और नीचे वोल्ट, और पलट के ऊपर जाएगा तो वोल्ट बाई कूलम, और फ्रीक्वेंसी होता है 1/सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर और वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा ओम। सो प्रतिबाधा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, रिएक्टेंस का यूनिट ओम हो जाएगा, ये हेनरी लगा दिया है, जो इसका भी है गलत है, ओम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन ए फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाफ साइकिल प्लस हाफ साइकिल माइनस, तो ये फुल साइकिल में क्या हो जाता है, फुल साइकिल में हो जाता है ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज फाई, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का तीन फॉर्मूला होता है। एक पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, एक पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर, और एक पावर फैक्टर होता है आर अपॉन जेड। तो यहाँ पे कॉस फाई ऑप्शन है, तो हम लोग जाएंगे कॉस फाई के साथ। So there are three formulae for power factor. The first one is cos phi. The second one is R upon Z. That means resistance upon impedance. And the third one is true power by apparent power. So we'll go with option number A, cos phi. यानी इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, उसमें से cos phi सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट ओनली इन, सो पावर डिसिपेशन अकर्स ओनली इन रेसिस्टेंस इन एसी सर्किट। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, रेसिस्टेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन आई इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए, इसको आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कीजिए। तो साइन तक तो आई नॉट का वैल्यू 0.6 है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 100 पाई किसके बराबर है, 100 पाई ओमेगा के बराबर है, क्योंकि उसके बाद टी दोनों में है। ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, तो टी लास्ट में है, दोनों में है, हटा देते हैं। ओमेगा है 100 पाई के बराबर, तो ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा 100 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, और 2 से ये कटेगा 50 बार में, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। पहले इसको इरेज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका ऑप्शन था 50 हर्ट्ज हो जाएगा। इस इक्वेशन से आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा 2 से आप साइन ओमेगा टी से आप कंपेयर कर लेंगे। सो अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिर्फ डीसी यूज होता है, एसी यूज नहीं होता। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डीसी। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा डीसी। सो करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डीसी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर
वर्चुअल और लार्ज इमेज बनाता है? सो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉनकेव मिरर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछ रहा है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता, पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट आर P1 एंड P2, द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस विल बी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। P इक्वल टू P1 प्लस P2 और दोनों को D डिस्टेंस पर रखा गया होता तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। सो यहाँ पे यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से डी वाला करेक्ट है, P1 प्लस P2 सही ऑप्शन जिसका भी है, इसने सही ऑप्शन दिया है। P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वायलेट का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे विबग्योर, ये विबग्योर है, सातों कलर, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है और वेवलेंथ ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसीलिए वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। तो इन सातों में सबसे कम वेवलेंथ होगा वायलेट का। सो द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम, सो वायलेट इज द राइट ऑप्शन। ओके, वायलेट इज द राइट ऑप्शन। तो हाँ, जिसका भी है, इसने रेड क्रॉस किया है और वायलेट मारा है, सही है। सो वायलेट इज द राइट ऑप्शन, वायलेट। आगे बढ़ेंगे, इंद्रधनुष के निर्माण किस कारण से होता है? तो डिस्पर्सन तो है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी बनते हैं तो उसमें TIR और रिफ्रैक्शन भी होता है। सो इसमें TIR नहीं दिया है, तो हम लोग अपवर्तन के साथ नहीं जाएंगे, डिस्पर्सन के साथ जाएंगे, वर्ण विक्षेपण के साथ जाएंगे। नहीं तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो जो बनता है उसमें TIR और रिफ्रैक्शन होता है। आपने अगर पढ़ा होगा प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें TIR और रिफ्रैक्शन के कारण होता है। यहाँ पे अगर किसी डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब आप पढ़ते हैं तो प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को क्रॉस कराते हैं तो ये 7 कलर्स में बढ़ जाता है, जो डिस्पर्सन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्पर्सन है तो डिस्पर्सन जाएंगे, क्योंकि अगर हम उस ऑप्शन को ले रहे हैं TIR और रिफ्रैक्शन वाला कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों चाहिए, दोनों ऑप्शन नहीं है तो हम लोग डिस्पर्सन के साथ जाएंगे, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनता है। इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग जाएंगे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। So the option will be this one, virtual and inverted. Okay, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। ये तो आँख बंद करके मारा होगा सब, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बी इसने मार के क्रॉस किया है और ए को सही लगाया है, सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन, तो लॉन्ग साइटेडनेस कहिए या हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है और लॉन्ग साइटेडनेस भी होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है
to correct long sightedness or in the remedy of long sightedness. So option number B is the correct one. आगे बढ़ेंगे। आसमान का रंग नीला होने का कारण है, तो आसमान का रंग नीला होने का कारण होता है स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, सही मारा गया है जिसका भी है। आगे बढ़ेंगे। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई होती है। द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स इज फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। सो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। टू सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट व्हेन देयर। इसमें एक तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो फेजेज आर इक्वल। अच्छा, और दूसरा फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो फेजेज आर इक्वल, तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे, फेजेज आर इक्वल। मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता था, एक फेज डिफरेंस कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, और दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है फेजेज आर कांस्टेंट, तो हम लोग फेजेज आर कांस्टेंट दैट मीन्स फेजेज आर इक्वल, उसी के साथ जाएंगे क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट पे भी होता है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, और पी के जगह पे हम लोग एम भी लिख सकते हैं। तो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट। सो ए कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, या डीसी करंट इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात। ये क्वेश्चन भी गेस में था, लेकिन उसमें वोल्टेज दूसरा था। देख लेते हैं, ये ऑप्शन ए मारा गया है, देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है पावर का P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आर को अगर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। अगर मैं R1 कर दूं तो ये P1 हो सकता है, और बटे में कर दे रहा हूं मैं R2, बटे में R2 कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई R2, वी स्क्वायर बाई P2, वी स्क्वायर बाई P2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आएगा क्या, P2 बाई P1, R1 बाई R2 इक्वल टू P2 बाई P1। सो ये आएगा R1 बाई R2 इक्वल टू P2 बाई P1, ये पलट के ऊपर जाएगा P2। सो P2 है कितना 60, और P1 है कितना 40, तो ये दो जीरो कैंसिल हुआ, जीरो से जीरो, और दो से कटाएंगे तो 3/2। सो 3/2, डी वाला ऑप्शन सही है, 3/2, डी वाला ऑप्शन सही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो जिसका ये पेपर है उसने गलत मारा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3/2। सो 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। गुड, आगे बढ़ेंगे। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, कंडक्टिविटी नहीं ना, कंडक्टेंस।
कंडक्टिविटी तो फिर गलत अलग चला गया, रेसिस्टेंस दिया है तो कंडक्टेंस पूछना चाहिए ना। सो यहाँ पे गलती है, कंडक्टेंस पूछना चाहिए, और कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा है, तो रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो 1 बाई रेसिस्टेंस हो जाएगा और 1/500, तो 1/500 करोगे, सो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻², तो 10 × 10⁻³ कर दो, तो 5 से 2 बार में 2 × 10⁻³ 0.002, 1/500 में 1 से 500 में भाग दे दीजिए तो 0.002 आ रहा है, और 1/ओम, ओम ऊपर जाके ओम इनवर्स बन जाएगा, सो 0.002 ओम इनवर्स। थोड़ा भाग देना बाबू, 1 में 500 से भाग दो तो जरा, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने वगैरह में, इसलिए 1/500 कितना आ रहा है, 0.002 500 0.002, ठीक है। हाँ, तो 0.002 और 1/ओम नीचे जा रहा है तो ओम ऊपर जाके ओम इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखने में गलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 25 में बोल रहा है n इक्वल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो n r होता है, ठीक है। हाँ, n रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो n r हो जाता है। अच्छा, n सीरीज एंड देन इन पैरेलल, जब पैरेलल में करते हैं तो r/n होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो n/r/r, n/r/r/n, r/n, तो ये n पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा n/r/n, तो r से r गया और n² हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, डैट मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ बढ़ा के सेंसिटिविटी बढ़ाया जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज्ड, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके तार की लंबाई बढ़ानी पड़ती है, सो लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, सो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ होता है वोल्टेज का, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो भी है गलत मारा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, और टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ओके। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये यूनिट जो है ना, ये वाला यूनिट ये नहीं होता है, क्योंकि ये होता है म्यू नॉट का, यानी ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट होता है, म्यू का यूनिट है ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कौन नहीं है, तो डी वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, तो फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है या बेस्ड करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कैथोड किरणें समूह है, ओके। कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ, ये बिल्कुल सही मारा गया है, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, वाह एकदम सीधा सीधा पूछा जा रहा है, सो अर्ध आयु ये एकदम सही मारा गया है, 0.693/λ या log2/λ भी होता है, ठीक है। सो log बेस ई या log2/λ भी होता है, log2/λ और बेस में ई रहता है, ठीक है, और log2 का वैल्यू होता है 0.693/λ, सो टी हाफ इक्वल टू 0.693, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ बीच में पॉइंट है, λ, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, क्षय गुणांक की SI इकाई है, क्षय गुणांक जो होता है ना, उसका जो यूनिट होता है वो होता है 1/सेकेंड, 1/मिनट, 1/ईयर, ये सब
1 बाई मंथ, ये सब होता है। तो अगर मैं 1 बाई सेकेंड मानता हूँ एसआई में तो सेकेंड ही होगा, 1 बाई सेकेंड, और 1 बाई सेकेंड हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता है ना 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई सेकेंड किसके बराबर होता है? हर्ट्ज के बराबर। तो ये 6 गुणांक जो होता है डीके कांस्टेंट, वो भी 1 बाई सेकेंड होता है, और 1 बाई सेकेंड को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। तो यहाँ से हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा आसान है। ए माइनस जेड करेंगे तो 230 माइनस 90 140, ये गलत ऑप्शन मारा गया है, जो भी मारा है 140। ए माइनस जेड कर दीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 34, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज। तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज कैसे किया जाता है? रेक्टिफायर की तरह। सो पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। सो पीएन जंक्शन बिल्कुल सही मारी है, दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर जिसका भी है सही मारा गया है, रेक्टिफायर की तरह। क्वेश्चन नंबर 35, इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड। सो ट्रांजिस्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। इनपुट वोल्टेज या करंट को बढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, उसको एम्पलीफायर कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। सो एम्पलीफायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। अ मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज्ड कंडक्टर। करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इफ there is relative motion between magnet, only magnet is in motion, only conductor is in motion, both magnet conductor are in motion। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, सारा ऑप्शन लगभग उधर ही इशारा कर रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन डी है। जब मैग्नेट और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन हो, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। सो हम लोगों को गैल्वेनोमीटर जब पढ़ते हैं ना, तो मेन हमारा मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करना। सो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल करना करंट को। सो डिफ्लेक्शन को यहाँ थीटा दिया है, सो आई इज प्रोपोर्शनेट टू थीटा। सो डिफ्लेक्शन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर बाय एडिंग। ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय एडिंग लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ये गलत मारा गया है, जो भी ऑप्शन मारा गया है, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज। तो अपने उंगलियों को कर्ल करते हुए सर्कल बनाइए, तो अंगूठा ऊपर या नीचे, अंगूठा ऊपर या नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी अपने चारों उंगलियों को, राइट हैंड कर्ल रूल, चारों उंगलियों को मोड़ते हुए सर्कल बनाइएगा, तो अंगूठा ऊपर या अंगूठा नीचे, ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये मैंने पढ़ाया था। ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू n इक्वल पीसेज, द मोमेंट ऑफ इच पीस विल बी। मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था, तो ये m/2 आया था। तो जब n पार्ट में होगा ना, तो m/n आएगा। ये सही मारी है ऑप्शन, और m/n, क्योंकि सबको ऐड कर देने से फिर से m आ जाएगा। तो m/n इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने पढ़ाया था 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में m/2 आया था। सो m/n इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस कौन शो करता है या रिटेंटिविटी? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का काम है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पोल स्ट्रेंथ m इज। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या होता है? वो होता है KQ/R या 1/4πε0 इंटू आर, सॉरी KQ/R या 1/4πε0 इंटू Q/R, ये होता है। सो जब मैग्नेटिज्म में जाइएगा ना, तो ये वाला पोर्शन
रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, और Q रिप्लेस हो जाएगा M से, और बटे में आ जाएगा R। तो सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मिला सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन R। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं, आगे बढ़ेंगे। आगे है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी। सो एनर्जी होता है Q इंटू वी। Q है इलेक्ट्रॉन, Q के जगह पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और V है 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी, यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और V कितना है? 5 वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान सा दे दिया उठा के। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, और सही मारा भी गया है। ओके उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। ये बहुत लड़कों को नहीं समझ में आया होगा। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला U का फॉर्मूला होता है -2k P1 P2 cos थीटा बाई आर क्यू। तो आर क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो आर का पावर -3 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, आर का पावर -3। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर -3। डैट मीन्स आर क्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब ऊपर ले जाएंगे तो आर का पावर -3 हो जाएगा। सो प्रोपोर्शनेट टू आर का पावर -3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। पीको फराड मात्रक होता है। पीको फराड इज द यूनिट ऑफ, बताइए कितना आसान है। कैपेसिटी, डैट मीन्स कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड, और पिको फैराड का मतलब क्या होता है? फैराड में इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा पिको, लेकिन है तो फैराड ही ना। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता का, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। भले ही सी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन भी, लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो असल में फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो एरिया पर डिपेंड करता है, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चार्जेज ऑन प्लेट्स। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्जेज ऑन द प्लेट्स। तो प्लेट के चार्ज पे, प्लेटों के आवेश पे निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। आगे है एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफराड है, उसकी त्रिज्या होगी अरे ये तो दोनों ऑप्शन गलत मारा है, जिसका है 47, 46, 47 दोनों गलत मारा है। वहाँ पे धारिता मारना था तो फ्लक्स मारा है, और यहाँ पे सी मारना था प्लेटों के आवेश पे, तो ये प्लेटों के आकार पे मार दिया है, जो भी है। कैपेसिटी ऑफ, ये तो हो गया। तो बोल रहा है एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफराड है, तो उसकी त्रिज्या होगी। द कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफराड, इट्स रेडियस विल बी। तो स्फेरिकल का क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर को यहीं छोड़ देते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर के बराबर। C दिया है 1 माइक्रोफराड, तो 1 इंटू 10 का पावर -6, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है। तो ये आर इसके बराबर हुआ, और 10 का पावर 9 में से -6 निकला, तो ये बचेगा 9 इंटू 10 का पावर 3, और रेडियस है तो मीटर, और 10 का पावर 3 को हम बोलते हैं किलो। 10 का पावर 3 को हम कहते हैं किलो, तो आर हो जाएगा 9 किलोमीटर के बराबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 9 किलोमीटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 किलोमीटर। ओके। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, ये सही मारी है, इन्फिनिटी मारा है, ये मारी है जिसका भी है, बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी। आगे बढ़ेंगे। In a logic gate output y is obtained by the product of its both input a into b, then तो y इक्वल टू a इंटू बी, ये सॉरी a इंटू बी, ये होता है एंड का, तो जिसका है वो नॉर काट के एंड लिखा है, बिल्कुल सही है, एंड का होगा, ठीक है। ये एंड का होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सेमीकंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आप ने सेमीकंडक्टर पढ़ा है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.7 और 1.1, ठीक है, 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 होता है जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1.1 होता है ये सिलिकॉन के लिए। तो इसमें दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। लगभग में पूछा है तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा सही ऑप्शन। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन अगर करेक्ट आपको जानना है तो 0.7 होता है जर्मेनियम का और 1.1 होता है सिलिकॉन का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये तो जो मैंने ट्रिक बताया था 1 2 4 8 16 करके जाना है, तो 16 से आगे जाओगे 32, 27 से आगे बढ़ जाओगे तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेसिमल 27 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो एकदम सही इसने निकाला है, ये 1 2 4 8 16 ऐसे जाएंगे, और 16 के नीचे एक रख दो और 8 के नीचे एक रख दो, तो 16 8 24, 24 2 26, 1 27 और बीच में एक बच गया तो 0, 1 1 0 1 1 एकदम सही मारा गया है, और यही ट्रिक अपनाया भी गया है जो मैंने बताया था क्लास में, ठीक है। 1 1 0 1 1 इज द राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ेंगे। ए फुल वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, सो 100 हर्ट्ज एकदम सही है, 100 हर्ट्ज इज द राइट ऑप्शन। द डिवाइस विच वर्क्स ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड। तो देखिए इधर मॉडेम जो होता है ना, तो मॉडेम में ध्यान से देखिएगा तो ये हो मॉड्यूलेशन, और फिर ये देखिए DEM डी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन एक ही नाम में आ जा रहा है, मॉडेम। सो मॉडेम इज ए डिवाइस विच वर्क्स ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। सो वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन और डी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे हम मॉडेम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताया गया था आपको जब आप स्पेस वेव प्रोपगेशन पढ़ रहे थे, तो 36,000 किलोमीटर होता है। अगर आप कम्युनिकेशन में आपको याद हो, स्पेस वेव कम्युनिकेशन या स्पेस वेव प्रोपगेशन आप पढ़ रहे थे, तो उसमें ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई और स्पेस, तो स्पेस वेव में ये पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटेनिएशन इज मेजर्ड इन डेसिबल, ये घिसा पीटा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा अच्छा है, और इसमें बहुत गलती करने के चांसेज हैं। क्या गलती करने के चांसेज हैं देखिए। सबसे पहले तो दिया है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2, तो माइनस में है पावर, तो इसको लिख सकते हैं 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और पावर लिख सकते हैं हम लोग 1/2, और 1/2 पावर क्या होता है, रूट होता है, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। कैसे किया मैंने, यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि पावर में -1/2 है, उसको अगर बटे के नीचे ले जाएंगे तो वो पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट। तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के ऊपर रूट चढ़ा दिया, तो ये होता है c के बराबर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। यूं तो स्पीड ऑफ लाइट होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहला ऑप्शन जो दिया है 3 × 10⁸, तो मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो नहीं होगा। अब देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे
तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और 10 का पावर 8 इंटू 100 मतलब 10 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 10। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं मारिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये। सो 3 इंटू 10 का पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलेंट। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया होता तो 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 3 लाख यानी 3 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर आप गौर से नहीं कीजिएगा, बहुत घुमाया है ये क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ये क्या है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v। तो पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जाने से एंगल कितना हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चार्ज के बीच में जो एंगल है, वेलोसिटी के बीच में जो एंगल रहेगा वो पैरेलल है तो जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, और एंगल जीरो है तो साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, तो ये सारा टर्म को जीरो कर देगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज के जगह पे ई है तो ये हो जाएगा ई भी बी साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये सबको जीरो कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें भी मैक्सिमम लड़के गलती करेंगे। क्या है ये, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। तो अगर जिसने फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग वायर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो गलती कर जाएगा। तो टू करंट कैरिंग वायर्स पे जो फोर्स लगता है ना, ये ऐसे रहते हैं, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता है, तो दोनों एक ही दिशा में होता है, लेकिन फोर्स ये इधर लगता है, ये इधर लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन विल बी ग्रेजुअली कन्वर्जिंग हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जिंग। ठीक है, मैक्सिमम लड़के इसको पैरेलल मारेंगे, गलत है बिल्कुल। ठीक है, बहुत ध्यान से। भले ही इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीधा जाएगा, या वो लोग सोचेंगे क्या इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। नहीं, कन्वर्जिंग हो जाता है। क्योंकि अगर आपने फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम घिसा पिटा। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉ इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है देख लीजिए, ये होता है L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई का होता है वेबर और करंट का एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर होता है हेनरी। सो हेनरी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका एक और एक दो यूनिट होता है, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए। एल होता है, वो होता है माइनस ई डी टी अपॉन डी आई के बराबर। ठीक है, तो ई का यूनिट होता है वोल्ट, टाइम का सेकेंड, और बटे में करंट का एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं, तो ओम इंटू सेकेंड भी इसका यूनिट होता है, ओम इंटू सेकेंड। हेनरी भी होता है, वेबर पर एम्पियर भी होता है, और एम्पियर इंटू सॉरी वोल्ट पर एम्पियर को ओम, ओम इंटू सेकेंड भी होता है, वेबर पर एम्पियर भी होता है, और हेनरी भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हेनरी, तो हम लोग हेनरी के साथ जाएंगे। सो हेनरी इज द राइट ऑप्शन, और इसने सही मारा भी है जिसका है। On oscillating any metallic sphere in the magnetic field, its oscillatory motion is अवमंदित, डैम्पिंग। सो डैम्पिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायनेमो और जनरेटर दोनों बताया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आवेश का रेखीय घनत्व, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, कूलम पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ अपॉन क्यू। एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, और बटे में ए टी। ठीक है, तो टी जाके ऊपर -3 कर देगा, तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन।
ml_t-3a-1. So option number B will be the correct one, ml_t-3a-1. देखिए फोर्स का होता है ml_t-2, लिखने में दिक्कत है, साफ नहीं दिख रहा होगा। ml_t-2 हो गया फोर्स का और बटे में at, तो t ऊपर जाके t को -3 कर देगा, ml_t-3 और a ऊपर जाके -1, सो ml_t-3a-1। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 8 कूलम निगेटिव आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो Q = Ne होता है। Q है 8 और N यहीं छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये 1.6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा 1.6 से 5 बार में, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा। सो 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 5 इंटू 10⁻19। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इरेज कर देता हूँ, देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। Q = Ne लगा दीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सो ये सही हो जाएगा। ओके 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलम। ओके, ये है एक -5 कूलम और ये है 5 कूलम और 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और ये जो बीच की दूरी है ना, इसको हम लोग 2L कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 भी लिख दीजिए और ये L ही लिख दीजिए, ठीक है। सो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इसका डायपोल मोमेंट पूछा है। P = 2QL होता है। P = 2QL, तो Q है 5 और 2L का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻2, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 कूलम मीटर। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। देख लेंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, on moving from a surface of charged metallic sphere to the center of a sphere the electric field। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेटेलिक स्फीयर के अंदर जीरो ही होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा मारेंगे हम लोग 0 एट ऑल प्लेसेस, क्योंकि अंदर मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। सो 0, ठीक है। ओके, N electric dipoles are situated in a closed surface. Total flux coming out from closed surface will be। तो देखिए फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस में अगर Q चार्ज है तो ये फ्लक्स होता है Q/ε0। अगर इसमें आप डायपोल रखिएगा तो -Q और +Q एक दूसरे को जीरो कर देगा, चार्ज जीरो, तो चार्ज जीरो रखिएगा तो फ्लक्स भी जीरो। अब एक डायपोल नहीं 1000 डायपोल भी रखिएगा तो चार्ज जीरो ही होगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों चार्ज बराबर होते हैं डायपोल में। तो जीरो चार्ज होने के कारण फ्लक्स जीरो होगा। आप 1000 भी डायपोल रख दीजिएगा तो चार्ज जीरो होगा। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इन ब्रॉड साइड ऑन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछ रहा है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जीरो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जीरो। सो दिस इज हाउ वी हैव सीन ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन बाय वन। सो आप चेक कर सकते हैं, और इसका थोड़ा डिटेल्ड वे में मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा मैं परसों, क्योंकि कल संडे है एंड आई डोंट हैव टू बी इन C1। सो तब तक के लिए इसको देखिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और मिलाइए, देखिए, बताइए कितना आपका सही है। थैंक यू सो मच।